अब बात करेंगे 16वें समूह के तत्वों के गुणों के बारे में। पहले भौतिक गुणों को देखेंगे। तो 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके भौतिक गुण आप निम्न हैं। तो पहला भौतिक गुण है आपकी भौतिक अवस्था और परमाणुकता। ऑक्सीजन जो होगा साधारण तापक्रम में द्विपरमाणु गैस में, जबकि अन्य तत्व क्या होते हैं ठोस अवस्था में अष्टपरमाणुक अणु के रूप में पाए जाएंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में मिलेगा, और बाकी जो तत्व जो होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुनियम, ये 8 परमाणु के रूप में हमें मिलेंगे। जैसे कि सल्फर S8 के रूप में, सेलेनियम Se8 के रूप में। ठीक, तो इस तरह ऑक्सीजन जो होता है O2 अणु के रूप में हमें मिलेगा, और जो बाकी जो तत्व होते हैं S8, Se8 और Te8 के रूप में हमें मिलेंगे। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है गैस रूप में मिलेगा और बाकी जो तत्व होते हैं हमें ठोस रूप में मिलेंगे। ऑक्सीजन के गैस रूप में मिलने का कारण ये है कि ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है छोटी होती है, जिसके कारण इसमें पी बहुआबंध बनाने की क्या होती है क्षमता होती है। अतः यह द्विपरमाणुक अणु मतलब ऑक्सीजन O2 के रूप में हमें उपलब्ध हो पाता है। और इसके अलावा जो सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम होता है उनमें क्या होता है, उनमें 8 परमाणु की अनियमित श्रृंखला बनाकर अष्ट परमाणु अणु बनाने की क्या होती है प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस कारण 8 परमाणु वलय बनाने की प्रवृत्ति सल्फर में क्या होती है सर्वाधिक होती है। यह संरचना पुटित वलय संरचना कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर यह प्रवृत्ति क्रमशः घटती जाती है। मतलब 8 परमाणु के जुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, अगर समूह में जाएं 16वें समूह में नीचे की तरफ जाएं तो वो क्या होती है घटती जाती है। सल्फर जो होता है उसमें यह पुटित वलय संरचना बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं धात्विक गुण को। तो इस समूह के जो तत्व होते हैं उनके धात्विक गुण परमाणु क्रमांक के साथ क्या होता है बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ते जाने पर क्या होता है धात्विक गुण भी बढ़ता जाता है। प्रथम दो तत्व ऑक्सीजन तथा सल्फर प्रबल अधातु हैं, जबकि सेलेनियम तथा टेलुरियम जो है दुर्बल अधातु हैं। जो पोलोनियम होता है वो क्या है आपका रेडियो एक्टिव धातु है। तो यहाँ पे 16वें समूह में धातु की बात करें तो समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है बढ़ता जाता है। देखो धातु किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। जब परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है आसानी से बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस कारण समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा बढ़ेगा। समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर आ रहा है ना, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी समूह में नीचे आते हैं तो बढ़ती जाती है। ठीक, अब देखते हैं ससंयोजक त्रिज्या। इस वर्ग में मतलब 16वें वर्ग में तत्व की ससंयोजक त्रिज्या ऑक्सीजन से पोलोनियम तक लगातार बढ़ती है। ये तो सभी को पता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है तो त्रिज्या क्या होगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऑक्सीजन सबसे छोटा 0.74 तत्व है, मतलब इसके मतलब सहसंयोजन त्रिज्या जो होती है क्या होती है सबसे कम होती है, जबकि पैलेनियम जो सबसे बड़ा तत्व है 1.53 त्रिज्या होती है। इनकी त्रिज्या 15वें समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से क्या होगी कम होगी। देखो 15वें समूह के तत्व में क्या होता है जो नाभिक पर आवेश क्या होता है कम होता है, किससे 16वें समूह के तत्व की अपेक्षा। जो 15वां समूह का जो तत्व है जैसे कि आपका नाइट्रोजन ये है 15 समूह के तत्व, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन ये है आपका 16वें समूह के तत्व। तो इसमें एक नाभिक पर जो एक आवेश क्या होता है कम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन पर 2 5 हो जाएगा तो ऑक्सीजन का 2 और 6 हो जाएगा। एक आवेश इसमें क्या है कम है, तो इस कारण यहाँ पे नाभिक पर आवेश क्या है कम है, और ऑक्सीजन पर नाभिक पर आवेश 15वें समूह की अपेक्षा क्या है ज़्यादा है। तो इस कारण इनकी त्रिज्या भी क्या होगी कम होगी। यहाँ पे नाभिक पर आवेश 5 है और यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाभिक पर आवेश 6 हो गया। एक जो है नाभिक मतलब एक प्लस चार्ज बढ़ गया ना, तो प्लस चार्ज बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अधिक आकर्षित करेगा, जिसके कारण इनकी सहसंयोजक त्रिज्या भी क्या होगी थोड़ी सी
कम होगी, किससे? 15वें समूह के तत्व की अपेक्षा। ठीक, तो 16वें समूह के तत्वों की जो त्रिज्या होती है, ससंयोजक त्रिज्या, वो 15वें समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि समूह में 16वें के तत्व में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं, जिससे इनका आकार संकुचित होता है। इसी को बोला जा रहा है 15वें समूह के तत्वों में नाभिक पर आवेश कम रहेगा 16वें समूह के तत्व की अपेक्षा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख करके हम लोग मतलब रख करके देख सकते हैं। नाइट्रोजन 15वें समूह का तत्व है और ऑक्सीजन 16वें समूह का तत्व है। नाइट्रोजन पर नाभिक पर आवेश जो होगा आपका 7 होगा और ऑक्सीजन पर नाभिक पर आवेश कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ऑक्सीजन पर नाभिक पर आवेश क्या है? ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो वहाँ पे आकार क्या हो जाएगा? हल्का से छोटा हो जाएगा। इस कारण जो 16वें समूह के तत्व होते हैं उनकी सहसंयोजी त्रिज्या थोड़ी कम होती है। उसके बाद देखते हैं घनत्व की। तो परमाणु भार में वृद्धि के साथ घनत्व ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक बढ़ता है। परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घनत्व भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जो घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.27 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस कारण रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इनका घनत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। घनत्व मतलब डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, तो परमाणु भार बढ़ेंगे तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अब आगे देखते हैं गलनांक एवं कथनांक। जो 16वें समूह के तत्व होते हैं उनका गलनांक और कथनांक क्या होता है? बहुत उच्च नहीं होता है। ऑक्सीजन का गलनांक एवं कथनांक क्रमशः -55 केल्विन से -90 केल्विन तक होता है, जो क्या सबसे कम है। जबकि जो आपका टेल्यूरियम है उसका गलनांक व कथनांक सबसे अधिक 725 केल्विन से 1260 केल्विन होता है। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोष की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गलनांक और कथनांक का देखिए तो इस समूह में जो तत्व होते हैं उनका गलनांक और कथनांक बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होता है, लेकिन जो आपका सबसे अधिक गलनांक है वो कितना होता है? 725 केल्विन से 1260 केल्विन होता है, जो किसका होता है? टेल्यूरियम का। ठीक है, टेल्यूरियम का गलनांक इतना होता है। और सबसे कम गलनांक किसका होता है? इस 16वें समूह में ही सबसे कम गलनांक ऑक्सीजन का होता है, -55 से -90 केल्विन तक। ठीक है, ये 16वें समूह के तत्व के बारे में देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जब समूह में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बंधन ऊर्जा, वांडर वाल्स जो बल होते हैं उनका मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि बंधन ऊर्जा का मान ऊपर से मतलब समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो वहाँ पे बढ़ेगा, है ना। बंधन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब हम जब इस बंधन ऊर्जा को यहाँ पे जो बंध बना है उसको तोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे बंधन ऊर्जा वांडर वाल्स बल का मान बढ़ेगा। तो अब इन बलों को तोड़ने के लिए, इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे कोष बढ़ते जाएंगे इन बंधन को तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर बंधन ऊर्जा का मान मतलब गलनांक एवं कथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर 16वें समूह में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक एवं कथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आगे बात करते हैं श्रृंखलन की। ठीक है, तो श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन किसी परमाणु की वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा वह स्वयं के दूसरे परमाणु किससे क्या होता है? बंध बनाए रहता है। जैसे कि सल्फर
मतलब श्रृंखलन वह गुण होता है जिसके कारण वह स्वयं, जैसे कि सल्फर है तो वह स्वयं के दूसरे परमाणु के साथ क्या करेगा, बंध बनाया रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, श्रृंखलन कहेंगे। ठीक है, तो जो 16वें समूह होते हैं उनमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक किस में होता है, सल्फर में होता है। ठीक, श्रृंखलन का गुण किस में होता है, सल्फर में होता है। जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें श्रृंखलन का गुण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सल्फर क्या होता है, आपस में मतलब आपस में क्या होता है, जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो इस प्रकार का श्रृंखलन का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण क्या होता है, सल्फर में अधिक होता है और सबसे कम क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है। तो अगर समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये श्रृंखलन का गुण भी क्या होता है, घटता जाता है। 16वें समूह में अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आए, ऑक्सीजन, सल्फर और क्या होता है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, है ना। तो इस प्रकार समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो श्रृंखलन का गुण होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अगला गुण को देखते हैं, आयनन ऊर्जा। जो 16वें समूह के तत्व होते हैं उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है 15वें समूह के तत्व से क्या होती है, कम होती है। इसका कारण यह है क्योंकि जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP3 होता है। आयनन ऊर्जा को देखते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा 15वें समूह का, जैसे कि 15वें समूह में आता है आपका नाइट्रोजन 15वें समूह का तत्व है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। और 16वें समूह का तत्व है आपका ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6 होगा। 1s2 2s2 2p3 ये किस में होता है, 15वें समूह के तत्व में। ठीक, और जो 16वें समूह का तत्व होता है उसका 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Np, मतलब P क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे P कक्षक में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें P कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनके बाहर में मतलब P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। मतलब ये क्या है, अर्धपूरित है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है ना। P ब्लॉक में आपके 3 कक्षक होते हैं जिसमें प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें, 15वें समूह के तत्व में। तो इसका मतलब ये क्या है, अब स्थायी इलेक्ट्रॉन है, स्थायी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इसी कारण जो 15वें समूह के तत्व होते हैं उनमें आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, 16वें समूह से ज़्यादा होता है। ठीक, 15वें समूह के जो तत्व होते हैं उनका 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np3 होता है और जो 16वें समूह के तत्व होते हैं उनका 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np4 होता है। इसका मतलब 15वें समूह के तत्व में जो तत्व होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब P ब्लॉक में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, सभी में एक एक कक्षक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका अर्धपूरित है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित ज़्यादा स्थायी होता है ना। तो ये क्या है, स्थायी, मतलब जो 15वें समूह के तत्व हैं वो क्या हो गए, अब स्थायी इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शा रहे हैं। तो इस कारण इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण 15वें समूह का में जो तत्व होंगे उनका आयनन ऊर्जा 16वें समूह के तत्व से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला गुण है ऋण विद्युता। समूह 16 के तत्वों की ऋण विद्युता क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि इसका परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। समूह में अगर ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। इस कारण जो ऋण विद्युता का गुण है वो क्या होता है, कम होता है। समूह 16 में जो तत्व होते हैं उनकी ऋण विद्युता क्या होती है, उच्च होती है। अगर 16वें समूह में हम लोग नीचे की तरफ आएँ, नीचे के तत्व की तरफ आएँ तो ऋण विद्युता का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, उच्च होती है।
इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, उच्च होती है। यह सल्फर से पोलोनियम समूह में क्या होती है, घटती है। मतलब जैसे कि सल्फर है, सल्फर के बाद क्या है, सेलेनियम, सल्फर के बाद है आपका सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो सल्फर से लेकर जो पोलोनियम तक हम लोग नीचे आएंगे, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे सल्फर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु का आकार छोटा होता है। साथ ही 16वें समूह में अगर हम लोग सल्फर से नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और ही क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपर रूपता, मतलब जो ऑक्सीजन है और किस किस रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो है हमें दो रूप में प्राप्त हो सकता है। पहला है डाई ऑक्सीजन और दूसरा है O3 मतलब ओजोन के रूप में। ऑक्सीजन दो रूपों द्विपरमाणुक O2 या फिर डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, त्रिपरमाणुक O3 या ओजोन कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमें इस दो रूपों में हमें मिल सकता है। अगर 16वें समूह के तत्वों में बहुबंध का निर्माण की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर बहुबंध निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन समूह के अन्य तत्वों से निम्न कारणों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन जो होता है अपने समूह के, मतलब 16वें समूह के तत्वों से क्या होता है, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन में कुछ अलग गुण होते हैं जिसके कारण वो अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। पहला है ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। ऑक्सीजन में पी पाई द्विबंध निर्माण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। और क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसमें डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन में इन निम्न गुण पाए जाते हैं जिसके कारण वह समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन तथा समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती है। पहला भिन्नता है, सामान्य ताप पर ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जबकि अन्य तत्व क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक O2 बनाता है, जबकि जो अन्य तत्व होते हैं वो S8, Se8 आदि 8 परमाणु वाले अणु बनाते हैं। ठीक, और क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जो हाइड्राइड होंगी, ऑक्सीजन के हाइड्राइड, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो वो द्रव रूप में मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड होते हैं वो द्रव अवस्था वाले होते हैं, जबकि अन्य तत्व के जो हाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं, गैस वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया किया है, ऑक्सीजन ये जो H2 है मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया है मतलब बंध बनाया है, और यहाँ पे क्या बना है, H2O। तो हमें पता है H2O क्या है, द्रव है। उसी तरह से ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, 16वें समूह के तत्व में ऑक्सीजन के बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर को देखें तो जब सल्फर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो वहाँ पे H2S बनाएगा, और हमें पता है H2S क्या है, गैस है। तो इस तरह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्राइड से, मतलब ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया करके द्रव बनाता है, जबकि जो दूसरे तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार में मतलब ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है, जबकि अन्य तत्व कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक, और क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन जो दूसरे तत्व होते हैं 16वें समूह में जो दूसरे तत्व होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन के अपसामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन जो होता है अपने समूह के अन्य तत्व से क्या होता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो वो तो निम्न गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, और निम्न उनकी भिन्नताएं इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, ऑक्सीजन जो होता है दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है वो कैसा होता है, द्रव होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है ना। तो ये है ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे
एक क्वेश्चन है, H2O क्या है? एक द्रव है तथा H2S गैस क्यों है? मतलब ऑक्सीजन के हाइड्राइड जो होते हैं वो द्रव होते हैं, लेकिन जो अन्य तत्व होते हैं, सोलवेट समूह में जो अन्य तत्व होते हैं उनके हाइड्राइड गैस क्यों होते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर H2O एक द्रव है तथा H2S गैस है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आंसर ये है कि हाइड्रोजन का जो आकार होता है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है। साथ में ये है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। और क्या होता है, जो H2O होते हैं, H2O वे आपस में अंतर हैलोजन मतलब अंतर हाइड्रोजन बंध इनके अंदर में पाए जाते हैं। H2O जो अणु होता है उनकी संरचना, ठीक है, उनकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है ना। हाइड्रोजन बंध में इसको हमने देखा था, H2O जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और H2O में क्या होता है? आपस में हाइड्रोजन बंध क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें H2O के अंदर में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। तो इसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक। तो इस कारण क्या होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S क्या है? H2S के जो अणु होते हैं उनमें अंदर में दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है। ठीक है, उनमें क्या होता है? दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ये जो इनके पर अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, इस कारण ये गैस होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, H2O द्रव है लेकिन H2S गैस है, ऐसा क्यों? तो हमें पता है ऑक्सीजन के परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है। साथ में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? अधिक होती है ना। और H2O जो अणु होता है, H2O जो अणु होता है वो उसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। H2O के जो अणु होंगे उनमें आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? पाया जाता है, लेकिन ये कैसा होता है? बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण इस बंध को तोड़ने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर H2S की बात करें तो H2S के बीच में दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है। ठीक है, तो दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है, जिसके कारण इसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस कारण क्या होते हैं, इनमें जो अणु होते हैं, H2S के जो अणु होते हैं वो दूर दूर में होते हैं, इस कारण ये गैस रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, इससे पहले हमने देखा था जो ऑक्सीजन होते हैं उसके दो अपर रूप होते हैं, पहला है डाई ऑक्सीजन और दूसरा है ओजोन। तो इसी के बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन के अपर रूप के बारे में। तो देखते हैं डाई ऑक्सीजन क्या है। सन 1772 में सीले ने सर्वप्रथम इस गैस को पारे के रेड ऑक्साइड पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करके प्राप्त किया। जो डाई ऑक्सीजन है, मतलब जो O2 है, उसे सीले महोदय ने कैसे करके प्राप्त किया? सीले महोदय ने क्या किया, जो मरकरी होता है आपका Hg, ठीक है, तो मरकरी के रेड ऑक्साइड पर सूर्य की किरणों की बौछार की। ठीक है, सूर्य की किरणों के बौछार होने पर वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ? O2 गैस। ठीक है, तो प्रिस्टले ने इसे 1774 में क्या किया? प्रकाशित किया। इसका मतलब ये है कि प्रिस्टले ने इसे जो दूसरे मतलब न्यूज़पेपर या फिर दूसरे पत्रिका में प्रकाशित किया और जन सामान्य में इसकी जानकारी दी O2 की। उसके पश्चात 1776 में लेवोजियर ने इस गैस का क्या नाम दिया? ऑक्सीजन नाम दिया। ठीक है, इसे प्राप्त कैसे किया? जो मरकरी होता है, मरकरी के रेड ऑक्साइड पर सूर्य की किरणों की बौछार की, तो वहाँ से एक गैस निकल रही थी, जो कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन थी। उसके पश्चात 1776 में लेवोजियर ने उस गैस का नाम ऑक्सीजन रखा। अगर बात करें इसकी उपस्थिति की, तो ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में हमें 22% प्राप्त होता है। मतलब वायुमंडल में यह 22% मात्रा में इसकी क्या होती है? उपस्थिति होती है। और जो ऑक्सीजन होता है वो संयुक्त अवस्था में भी मिलता है, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड के रूप में यह क्या होता है? पृथ्वी में हमें मिलता है। साथ ही ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में लगभग 20% होता है। इसके अलावा यह जो ऑक्सीजन होता है विभिन्न ऑक्साइड में कार्बोनेट, सल्फेट आदि लवणों के रूप में पृथ्वी में क्या होता है? विद्यमान होता है। ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में 22% क्या होता है? उपलब्ध है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 22% क्या है? उपलब्ध है। अब देखेंगे ऑक्सीजन जो है मतलब डाई ऑक्सीजन मतलब O2 जो है
O2 किस प्रकार से बनता है। तो O2 बनाने की विधि को देखेंगे, जिसमें पहली विधि है आपकी प्रयोगशाला विधि। डाई ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखने वाले हैं। अब देखते हैं डाई ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। सिद्धांत में आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड के तापीय वियोजन से डाई ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। विधि है, इसमें जो ये टेस्ट ट्यूब है उसमें 4:1 के अनुपात में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को 4:1 के अनुपात में लेते हैं, जिसमें आपका जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक, और इसे 420 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलती है, वाष्प निकलती है, मतलब गैस निकलती है, जिसे हम लोग जार में, जल से भरे हुए जार में एकत्रित करते हैं और यहाँ पे हमें O2 प्राप्त हो जाती है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का 4:1 के अनुपात में लेते हैं और 420 केल्विन ताप पर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर यहाँ से गैस निकलती है, जिसे जल से भरे हुए जार में प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से जो गैस निकलती है वो क्या होती है, O2 होती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, यह क्या करती है, यह तापक्रम को कम रखती है। मतलब जब हम लोग इस उत्प्रेरक को डालते हैं तो हमें इसको कम गर्म करना पड़ेगा, मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यह KCl और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें उत्प्रेरक डालते हैं तो ये क्या करता है, इसके लिए हमें कम ताप डालने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे MnO2 को नहीं डालते हैं, सिर्फ KClO3 को लेते हैं और उसे जब ऐसे ही गर्म करना चाहे तो हमें यहाँ पे 670 से लेकर 720 केल्विन ताप लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें उत्प्रेरक डाल देते हैं MnO2 तो हमें यहाँ पे 420 केल्विन ताप फिर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसका मतलब क्या करता है, MnO2 जो है जो ताप को कम कर देता है। ठीक, और क्या करता है, जो अपघटन की दर है, जैसे कि यहाँ पे KClO3 आपका अपघटित होकर KCl और ऑक्सीजन बना रहा है, तो ये MnO2 क्या करता है, ताप को तो कम करता ही है, साथ में इसके अपघटन की दर को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि उत्प्रेरक MnO2 की अनुपस्थिति में KClO3 के अपघटन के लिए 670 से 720 केल्विन तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग इसमें MnO2 उत्प्रेरक को नहीं डालते हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम लोग उत्प्रेरक डाल देते हैं तो इसको कम गर्म करना पड़ता है। ठीक, और जब हम लोग MnO2 इसमें डालते हैं KClO3 के विलयन में तो क्या होता है, इसके अपघटन की दर को वो धीमा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्प्रेरक जो है अपघटन की दर को भी कम करता है और तापक्रम को भी कम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे O2 किस प्रकार प्राप्त होता है। यह है आपकी प्रयोगशाला विधि। ठीक, अब आगे देखते हैं डाई ऑक्सीजन के उपयोग। तो जो ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सी एसिटिलीन टार्च में किया जाता है, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन टार्च बनाने में इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये जो टार्च होता है धातु के कटिंग में, धातु के काटने में तथा वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग करते हैं उसमें काम में आता है। ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन ठीक तथा ऑक्सी एसिटिलीन टार्च बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये जो टार्च होता है ये क्या काम करता है, धातु को काटने का या फिर धातुओं के वेल्डिंग में काम आता है। ठीक, यह धातु क्रम विधि में धातु तथा अधातु को अशुद्धि दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। जो डाई ऑक्सीजन होता है वो क्या काम करता है, धातु या फिर अधातु में अशुद्धि को दूर करता है। और क्या करता है, अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों तथा पर्वतारोहण में ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। जो डाई ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग कृत्रिम श्वसन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मतलब ऊंचाई पर उड़ने के लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए इस डाई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं हम लोग, इसी को भर करके ले जाते हैं। और है रॉकेट ईंधन में द्रव ऑक्सीजन को प्रयुक्त किया जाता है।
रॉकेट ईंधन में इसी डाई ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। और क्या उपयोग है इस डाई ऑक्सीजन के? यह जो डाई ऑक्सीजन होता है यह फिनाल, एथिलीन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में भी उपयोगी है। ये जो डाई ऑक्सीजन है यह फिनाल के, एथिलीन ऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में भी क्या होता है, प्रयोग में आता है। रॉकेट तथा मिसाइलों में O2 का उपयोग ईंधन के जलाने में किया जाता है। रॉकेट तथा जो मिसाइल होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, O2 का उपयोग, इस डाई ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन को जलाने में करते हैं। ठीक,